Welcome to Pupil Teacher with Sarita. Good evening, Namaskar, Namaste. Today's topic is one of the most interesting and scoring chapter in science, force and laws of motion. Whether you are preparing for CTET, HTET or any competitive exams, this topic will help you understand the real science behind motion. Have you ever wondered why a football stops after rolling for some times, or why a moving bus suddenly throws forward when it stops? These everyday mysteries are all connected to one powerful concept, force and the laws of motion. हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, क्या आपने कभी सोचा है कि फुटबॉल कुछ दूरी तय करने के बाद अपने आप क्यों रुक जाती है, या चलती बस रुकने पर हम आगे क्यों झुक जाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है बल और गति के नियमों में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सीटेट एस्टेट में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है, उस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट हम ऐसे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर सकती हूँ। लेट अस स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स इज सिंपली पुश और पुल। व्हेनेवर वी पुश ए डोर और पुश ए चेयर, वी आर अप्लाइंग ए फोर्स। हम किसी डोर को खींच रहे हैं, किसी चेयर को पुश कर रहे हैं, किसी चेयर को पुल कर रहे हैं, डोर को पुल कर रहे हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सब का आंसर छिपा है फोर्स में। किस में छिपा है? फोर्स में। तो इसीलिए मैंने पहली स्लाइड में क्या दिखाया आपको कि फोर्स क्या है। साफ साफ आपसे ही क्वेश्चन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। तो फोर्स का आंसर क्या हम बता सकते हैं? फोर्स इज ए पुश और पुल। हम किसी चीज को खींच रहे हैं या किसी को पुल कर रहे हैं, किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसी को हम फोर्स बोल रहे हैं। पुल करने से भी किसी चीज की पोजीशन चेंज होगी, पुश करने से भी किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह से पर चेंज कर लेता है तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स। क्या बोल सकते हैं? पुल और पुश को एक तरीके से क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए पुश और पुल, सिंपल में पुश और पुल। ए पुश और पुल ए चेयर। किसी चेयर को पुश और पुल कर सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? उसको इजीली हम फोर्स क्या कर सकते हैं? फोर्स कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज फोर्स। आपको पिक्चर से बहुत ही इजीली विजुअलाइजेशन हो रहा होगा कि ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है? इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? इस रस्सी से इसको पुल करने की, खींचने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रही है? पुश कर रही है, मीन्स धक्का लगा रही है। क्या लगा रही है? धक्का लगा रही है। और ये क्या कर रहा है? पुल मतलब खींचना। वो क्या कर रहा है? खींच रहा है। पुल और पुश, यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा है, फोर्स इज ए पुश और पुल that changes an object's state of rest or motion. It has a magnitude and a direction. क्या कह रहे हैं? अगर ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, अगर आप क्या लगा रहे हो? इसको पुश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुश। तो ये ब्लॉक क्या कर लेता है? अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। पोजीशन चेंज होगी तो ब्लॉक क्या करेगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई, पहले ऑब्जेक्ट या जो ब्लॉक था ये किस पे था? रेस्ट पे था। पोजीशन चेंज कर लिया, ठीक है, और ये क्या हो गया? यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने? एक तरीके से इसको क्या बोला? ये क्या है? क्या लगा यहाँ पे? फोर्स लगा, जिसको किससे डिनोट कर सकते हैं? एफ से। किससे नोट कर सकते हैं? और सेकंड है, अगर कोई ये बॉल है, ठीक है, क्या है हमारे पास? बॉल। ये क्या थी? बॉल। अगर ये क्या कर रही थी? रोल कर रही थी, तो किस में थी? मोशन में थी। किस में थी? मोशन में। ठीक है, आपने क्या किया? आपने पैर लगा के इसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। क्या कर दिया? स्टॉप। तो कोई चीज ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसको हम मोशन में ले आए, कोई चीज मोशन में है उसको अगर रेस्ट पे ले आते हैं तो वहां पे क्या क्रिएट होता है? वहां पे फोर्स क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? फोर्स। ठीक है, और फोर्स के पास क्या होता है? अपना एक मैग्नीट्यूड होता है
और फोर्स की अपनी एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। तो फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स यहाँ पे ऐसे डिनोट किया जाता है कि फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो उसने क्या डिनोट किया, मैग्नीट्यूड डिनोट किया। और डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, एरो से शो की जाता है। और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी और फिक्स डायरेक्शन होता है फोर्स का। इसने बता रखे है, डायरेक्शन दिखा रखे है, देखो फोर्स की डायरेक्शन दिखा रखे है, एरो की, ये एरो के डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे भी एरो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छी समझ आया व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट कॉजेज ए चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा इंटरेक्शन जो क्या कर देता है, दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, और कोई रेस्ट में है तो उसको क्या कर सकता है, मोशन में लेके आ सकता है। और कोई चीज मोशन में है उसको क्या रखा था, अगर मोशन में है तो उसको क्या कर लेता है, रेस्ट में लेके आता है, वो क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, और क्या क्या फोर्सेस से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इट कैन मूव, किसी चीज को रेस्ट पे है तो उसको चला सकता है। इट कैन स्पीड अप, कोई चीज स्लोली चल रही है तो आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो क्या करेगी, वो स्पीड अप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। मेक इट, कोई चीज स्पीड में है तो हम उसको क्या कर सकते, उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कॉज इट टू चेंज डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कैसे, ये क्या होता है कि नेट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं दो स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे दो बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठीक है, इसने यहाँ कोक को इससे नेट से इधर मारा। ठीक है, और इसने क्या किया, फिर से किक किया, तो इसके डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। मीन्स अपोजिट हो गई, अपोजिट नहीं बोल सकते यहाँ पे, चेंज हो गई। क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन क्या किया, सेम डायरेक्शन में तो जरूरी नहीं इसने कोक को उधर फेंका, बैडमिंटन में तो ये सेम डायरेक्शन में ही कोक को फेंका, इसने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज ड्यू टू फोर्स। किसकी वजह से ऐसा हुआ, ड्यू टू फोर्स। किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स। शेप चेंज कर सकता है, बॉल देखा होगा आपने। ठीक है, कोई बैलून या बॉल, उसको क्या कर देते हो आप, स्क्वीज कर देते हो, तो उससे क्या हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स क्या किसी चीज को मूव कर सकता है, रेस्ट पे है, स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, मोशन को स्टॉप कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन व्हाट वे डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट। नेक्स्ट स्टाइल में देखें कि कैसे मास है फोर्स को इम्पैक्ट करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बताया मैंने अभी अभी आपको, व्हाट इज फोर्स एंड मोशन। फोर्स क्या है, देखो अब आपको ध्यान से इस पिक्चर को विजुअलाइज करना है। ये जो चल रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, व्हाट इज अ फोर्स एंड मोशन। फोर्स क्या है, पुश और पुल है। मोशन क्या करती है, मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोमेंट को शो करता है मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिखाया मैंने। ठीक है, फोर्स और मोशन क्या कर, ए मैन इज किकिंग, मैन क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ए सोशल बॉल फॉरवर्ड, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बॉल को क्या किया, किक किया। ठीक है, क्या किया, ठीक, किकिंग किया। ठीक है, किक कर दिया, ये बोल सकते हो आपने, क्या किया, किक किया। ठीक है, या किकिंग करते जा रहे हैं, तो क्या लगा रहा है वो वहां पे, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स। और बॉल क्या करी, किक करने से बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पे बॉल क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो समझ आया आपको कि फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है। फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है। फोर्स क्या होता है, किसी चीज को पुश करना या पुल करना। ठीक है, पुश करना, धक्का लगाना या किसी चीज को खींचना, और धक्का लगाने की वजह से और खींचने की वजह से अगर किसी की पोजीशन चेंज हो जाती है, मोशन में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, मोशन में आता है। कोई चीज मोशन में है वो क्या हो जाएगा, अगर वो स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है, किस पे आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है, तो ये साफ साफ विजुअलाइजेशन करके मैंने दिखाया है कि बॉल को किक करेंगे तो बॉल क्या करेगी, आगे मूव करेगी, ये मोशन होती है। और जब बॉल को आप किक करोगे तो वो क्या लगता है, वहां पे फोर्स लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलिए, लेट्स थिंक। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ सोचो। ठीक है, टू फोर्सेज ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस, टू फोर्सेज ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस आर एक्टेड अपॉन द बॉक्स। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एक मैंने बॉक्स लिखा। ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे हैं, ये एक बंदा यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द डायरेक्शन ऑफ बॉक्स इज मोमेंट।
क्या आप सोच रहे हो कि बॉक्स मोमेंट करेंगे, मोशन करेंगे? आप सोचो यहाँ पे क्या यहाँ पे मोशन, कोई मोशन होगा? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब एक देखो, ये गर्ल देखो और यहाँ पे देखो एक बॉय देखो, ठीक है। ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहा है इधर और ये भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एरो छोटा दिखा है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल है और यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है। क्या है, ग्रेटर है। ये चीज समझ में आई एक तो डायग्राम से। यहाँ पे हमें दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, इक्वल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मेरे को क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है। तो दोनों बॉय क्या कर रहे हैं, ये दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, इक्वल। ये भी मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इसने भी 10 न्यूटन फोर्स लगा इधर से, इसने भी। देखिए बॉक्स हिलेगा, बॉक्स यहाँ पे नहीं हिलेगा, कोई मोशन यहाँ पे नहीं होगी, कोई भी मोशन यहाँ पे नहीं होगी, बॉक्स यहाँ पे नहीं हिलेगा। नेक्स्ट में क्या है, गर्ल और बॉय का फोर्स इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं इसका 10 न्यूटन फोर्स था गर्ल का और यहाँ पे कितना था, 20 न्यूटन फोर्स। तो इसने ज्यादा फोर्स लगाया तो बॉक्स क्या करेगा, बॉक्स हिलेगा, मूव करेगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा बॉक्स। तो इससे क्या समझ आया कि डायरेक्शन चेंज होगी, कौन से फोर्सेज यहाँ पे लगेंगे, क्या चीज हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड टाइप्स के फोर्सेज का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ रहा है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को शो करूंगी। अगर हमारे पास सेम अमाउंट में फोर्सेज हो तो वो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे फोर्सेज को। ग्रेटर फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं, क्या कभी आपने हैव यू प्लेड टग ऑफ वॉर, क्या ये इस टाइप का गेम आपने कभी खेला है, टग ऑफ वॉर गेम कभी खेला है? लेट्स अनवील द साइंस बिहाइंड दिस गेम। देखते हैं इस गेम के पीछे कौन सी साइंस या कौन सी फिजिक्स छुपी है, कौन सी साइंस या कौन सी फिजिक्स छुपी है वो देख सकते हैं। सबने खेला है टग ऑफ वॉर। ये क्या होती है, एक रस्सी होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें इक्वल प्लेयर्स टीम के लेफ्ट साइड से खींचते हैं और इक्वल जो प्लेयर्स होते हैं टीम के वो क्या करते हैं, राइट साइड से खींचते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में खींचेंगे और ये क्या करेंगे, राइट साइड में खींचेंगे इसको। जिस साइड ज्यादा फोर्स लगेगा, ग्रेटर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेटर फोर्स लगेगा, तो रस्सी उस साइड खींच के चली जाएगी और कम फोर्स वाले जो प्लेयर्स होंगे वो भी क्या होंगे, टीम के प्लेयर वो भी खींच के रस्सी के साथ उनके साइड ही आ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट से आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि टग ऑफ वॉर में कौन सी साइंस छुपी है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में द साइंस बिहाइंड द टग ऑफ वॉर में बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट छुपा है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। देखो गेम बहुत अच्छे से यहाँ पे शो विजुअलाइजेशन करके यहाँ पे दिखाया गया है, इससे आप क्या समझ सकते हो, आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, साइंस का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो और क्वेश्चन क्रिएट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, हाउ डू यू फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, कि फोर्सेस कैसे दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस लगते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। देखो अभी बैलेंस्ड फोर्सेस, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके लिए है, फॉर यू है, आपके लिए है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट टग ऑफ वॉर गेम के साथ कैसे रिलेट करता है, हाउ टू फोर्सेस एक्ट ऑन, और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस कैसे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने दिखाया बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। ए बैलेंस्ड फोर्स रिजल्ट व्हेन इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। अलग टीम ए है और इधर टीम बी है, टीम ए जितना फोर्स लगा रही है उतना ही टीम भी फोर्स लगा रही है। मान ले इसने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, इन्होंने भी 100 न्यूटन फोर्स लगाया, तो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या जो टग ऑफ वार में जो रोप उन्होंने या रस्सी जो पकड़ी है वो कौन सी साइड जाएगी, नहीं जाएगी, मोशन नहीं करेगी। तो वहां पे क्या होगा, इन दिस सीन ऑफ टग ऑफ वार बोथ टीम्स पुल अवे विद द सेम फोर्स, सेम फोर्स के साथ क्या कर रहे हैं, दोनों टीम्स खींच रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, और न ही कोई डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी। तो इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स, क्या बोलते हैं हम उसको, बैलेंस्ड फोर्स, क्या बोला हमने उसको,
बैलेंस्ड फोर्स, फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए, दोनों के दोनों फोर्सेस क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए, ठीक है, दोनों साइड इक्वल फोर्स थे तो उसकी वजह से यहाँ पे बैलेंसिंग की कंडीशन आई। नेक्स्ट अनबैलेंस्ड फोर्स, कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स। An unbalanced force result when one of the two forces applied in opposite directions is greater than the other। टीम ए है और ये क्या है, टीम बी। इसमें देख रहे हो साफ साफ पता लग रहा है, इसमें दिखा है लेस फोर्स लग रहा है, उधर ग्रेटर फोर्स में। यहाँ पे मान लो 70 न्यूटन फोर्स लग रहा था और यहाँ पे कौन सा कितने न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो साफ साफ जब जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन की साइड जो हमारा जो ग्रेटर जिस साइड फोर्स होगी तो ये जो रोप है उसी डायरेक्शन में खींच जाएगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, पुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, मोशन चेंज होगी। तो इन दिस टग ऑफ वार सीन टीम बी पुल्स अवे विद ग्रेटर फोर्स देन द टीम ए, द टाई ऑन द रोप मूव्स क्लोजर टू बी। अब ये जो टाई दिखाई गई है ये कह रहे हैं ये बी की साइड मूव कर जाएगी, तो मोशन और डायरेक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, चेंज हो रही है। नेक्स्ट देखो लर्निंग आउटकम्स, आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट से क्या क्या सीखा। आस्क क्वेश्चंस, प्रेडिक्ट आउटकम्स अबाउट चेंज इन द एनर्जी एट अकर व्हेन ऑब्जेक्ट कोलाइड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बता सकते हो। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशंस में आप फोर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल भी दिखाए हैं, बॉल का एग्जांपल दिया है, गेट का, रोप का, ये सब एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लाइड्स में चलते हैं। रिकॉल व्हेन, किस तरीके से बॉक्स मूव करेंगे, सोचो, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। क्या है, दिमाग लगाओ, माइंड यूज करो, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पे, माइंड यूज करना है। व्हेन बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टेड अपॉन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट द ऑब्जेक्ट विल मूव द डायरेक्शन पुश्ड और पुल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर फोर्स। कह रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगेगा, क्या लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगेगा तो स्ट्रॉन्गर फोर्स की साइड से ऑब्जेक्ट क्या होगी, पुल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुल हो जाएगी, खिंच जाएगी, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पे, रिकॉल किया है, रिवाइज किया हमने इसको, क्या किया, अनबैलेंस्ड फोर्स को रिकॉल या रिवाइज ऐसे कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स होगा, दोनों साइड इक्वल फोर्स रहेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स 1 और ये क्या है, फोर्स 2। अगर फोर्स F1 इज इक्वल टू फोर्स F2 होगा तो बैलेंस्ड फोर्स होगा, नो मोशन, नो मोशन होगा, ठीक है, कोई मोशन नहीं होगा। अगर हमारे पास F1 इज ग्रेटर देन F2 हो या फिर F2 इज ग्रेटर देन F1 तो वहां पे क्या होगा, मोशन चेंज होगी, मोशन क्या होगा, चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशंस। न्यूटन्स के कितने लॉ हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, न्यूटन्स के कितने लॉ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशंस। न्यूटन्स ने कितने लॉ दिए थे, न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है। कुछ विजुअलाइजेशन से यहाँ पे आप देख सकते हो, कार चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, कि कैसे मूव कर रही हैं, रुक रही हैं, मोशन में है, रुकेंगी तो क्या होगा, चलती रहेंगी तो क्या होगा, ठीक है, ऑलवेज रेस्ट में रहेंगे तो क्या होगा, ये सब कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सबसे पहले आता है न्यूटन्स की 3 लॉज ऑफ मोशन देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम, आपको साफ साफ पता, साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी है, इसाक न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट हैं हु मेड मेजर कंट्रीब्यूशंस टू द साइंस, बहुत बड़े बड़ा अपना योगदान दिया था साइंस को। न्यूटन्स इज द बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग द 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ को मोशन को देने वाले या सबसे बड़े क्रिएटर न्यूटन्स को माना जाता है। एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी इन्होंने ही, यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने ही दिया था, विच बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। वो बाद में क्या बनी थी, मॉडर्न फिजिक्स का फाउंडेशन, उसको आधार उसको समझा जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे बच्चे को पता है। ये देखो आपको एप्पल दिखाई दे रहा है, इसाक न्यूटन क्या थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। इसाक न्यूटन क्या थे, इसाक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। कहाँ बैठे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसाक न्यूटन बैठे थे और यहाँ पे बैठे बैठे देखा कि एक एप्पल था, ठीक है, एप्पल लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर,
ठीक है, और उसमें से एक एप्पल आके नीचे गिर जाता है, ठीक है, एप्पल आके नीचे गिर जाता है, एप्पल आके क्या करता है, नीचे गिरता है। तो न्यूटन क्या समझता है, ये एप्पल पेड़ से नीचे क्यों गिरा, पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ये एप्पल था, जो एप्पल था ये पेड़ के नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे उन्होंने न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ दिया, और यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी आया कि चीजें अर्थ की ग्रेविटी चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, और वहीं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे रिलेट हो रहा है। देखते हैं अभी लॉज ऑफ मोशंस, कौन कौन सी लॉ है यहाँ पे, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन जिसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इंटरेक्शन जिसको लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ और ये सेकंड लॉ और ये थर्ड लॉ, ठीक है, देखते हैं कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसको। अब व्हाई डू यू मूव फॉरवर्ड व्हेन ए व्हीकल सडनली स्टॉप्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या किस में छुपा है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ इनर्शिया में, किस में छुपा है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में और लॉ ऑफ इनर्शिया में, किस में छुपा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कभी आपने सोचा है कि आप गाड़ी में व्हीकल में बैठे जा रहे हो और सडनली जब व्हीकल रुकता है तो आप आगे की साइड क्या करते हो, एकदम से क्या करते हो, गिर जाते हो, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्या करते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाते हो, गिर जाते हो, ठीक है। ये व्हीकल किस में दिखाई दे रहा है आपको, मोशन में दिख रहा है, व्हीकल क्या कर रहा है, चल रहा है, मोशन में है, ठीक है। तो आप उस मोशन में बैठे रहते हो तो आपकी जो बॉडी है उसको भी क्या डायरेक्शन मिल रहा है, आप भी मोशन में, जैसे ही गाड़ी स्टॉप करती है अभी भी आप किस में हो, मोशन में हो, और गाड़ी जैसे ब्रेक लगाएगी तो आप आगे की साइड गिर जाओगे ड्यू टू इनर्शिया। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि हम अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, मोशन में है तो मोशन में अपनी पोजीशन को रजिस्ट करना चाहते हैं। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यही है कि पोजीशन क्या होती है, अपनी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं। जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा तो बॉडी क्या करती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी हमेशा, मोशन में तो मोशन में, वो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं बर्दाश्त करना चाहती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, गाड़ी चल रही थी एकदम से गाड़ी ने ब्रेक लगाए तो हम आगे की साइड गिर जाते हैं, क्योंकि बॉडी को उस टाइम पर नहीं लग रहा था कि हम रेस्ट में आ गए हैं। तो उसी मोशन की पोजीशन की वजह से वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऐसा होता है। देखेंगे हम नेक्स्ट इसमें बहुत अच्छे से और भी डिटेल में दिखाया लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट will continue to be in the state of rest or in a state of motion unless an external force acts on। कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या है, रेस्ट पे है तो वो क्या करेगी, रेस्ट में रहना चाहेगी, क्या करेगी वो, ये बोल रहा है कि रेस्ट में ही रहना चाहती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो किस में रहेगी, मोशन में ही रहना चाहती है, किस में रहना चाहती है, मोशन में। जब तक, कब तक ऐसा पॉसिबल, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका लॉ ऑफ इनर्शिया एग्जांपल है, कार स्टॉप्ड, कार रुकती ड्यू टू ए कैमल ब्लॉकिंग द रोड। कार चल रही थी, किस में थी, कार किस में थी, मोशन में थी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तब तक कार पे ब्रेक नहीं लगाओगे, या कब कार रुकेगी या कब तो कार नहीं रुकेगी वो किस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपको इस विजुअलाइजेशन से समझ आ रहा होगा, यहाँ पे कैमल दिखाई दे रहा है, ठीक है। रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, कैमल आए तो गाड़ी रुकी, नहीं तो मोशन में ही कंटिन्यूसली चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कब तक, जब तक वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किए जाते हैं। तो ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, इसका है इनर्शिया। अच्छे से समझ आ गया, होप शो, मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोल देते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो साफ साफ बताया, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फॉर ए कांस्टेंट मास फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये बोल रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt, ठीक है। तो ये बोल रहा है, और सेकंड क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
क्या बता रहा है कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मास बढ़ेगा, ठीक है, किसी चीज का मास बढ़ेगा, मास हैवी हो जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी भी बढ़ेगी तो उसका मोमेंटम में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास इनटू वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन कैसे है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन कैसे है। ठीक है, फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, फोर्स बढ़ा तो यहाँ से एक्सेलेरेशन बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो क्या हो गया, एक्सेलेरेशन बढ़ा। ठीक है, अब फोर्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू मास इंक्रीज हुआ। कोई एक बड़ा पत्थर है, एक बड़ा सा स्टोन है और एक छोटा स्टोन है, इसको खिसकाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा और इसको खिसकाने में, इसको आगे पुल करने में हमें स्मॉल फोर्स लगेगा, इसमें कम फोर्स लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और मास घटेगा तो फोर्स से घटेगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में फोर्स दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक रोड रनर एक्सेलेरेट हो गया। ठीक है, देखिए एग्जांपल दिया, रोड रनर एक्सेलेरेटेड अपॉन सीइंग ए फॉक्स इन द एरिया। रोड रनर ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, एक्सेलेरेट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेलेरेट कर लिया। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे दिखाया मैंने, रोड रनर क्या कर रहा था, अपनी स्पीड को और तेज कर लिया जब उसको फोक्स दिखा अपने रास्ते में, अपने रास्ते में। तो ये इस किसको शो कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन बताया गया है। क्या बताया गया है, हाँ, एक्सेलेरेशन को शो मैंने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड ला क्या कहते हैं, शॉर्ट में इतना बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, और एक डेफिनेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ इंट्रैक्शन, जिसको हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोला। क्या बोला है मैंने उसको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला उसको, सेकंड लॉ ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड लॉ बता चुके हैं ना, लॉ ऑफ इंट्रैक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन होगी। ठीक है, एग्जांपल देखो, द फोर्स इज पुलिंग, द हॉर्स इज पुलिंग द चैरियट फॉरवर्ड व्हाइल द चैरियट व्हील इज पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड। यहाँ एग्जांपल से आपको विजुअलाइजेशन हो रहा होगा कि हॉर्स क्या कर रहे हैं, चैरियट को आगे खींच रहे हैं, व्हाइल चैरियट की जो व्हील है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को पीछे खिसका रहे हैं, मतलब ग्राउंड की जो स्टैंड है उसको क्या कर रहे हैं, पीछे की साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो साफ साफ ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये देखो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, इसने इसको हिट किया, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये भी इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये एक्शन था और यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो ये किसको बता रहे हैं यहाँ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बता रहा है। किसको बता रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन से आपको हॉर्स दिखाई दे रहा है, ये किसको बता रहा है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स भी हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बता सकते हैं। कौन कौन से मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वाई डज ए गन रिकॉइल बैकवर्ड व्हेन ए बुलेट इज फायर। जब गन से फायरिंग की जाती है तो हमारा जो गन है, गन से जो बुलेट है वो तो आगे चली जाएगी स्पीड से, और जो गन है उसी स्पीड से बैकवर्ड आता है। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। रॉकेट होती है, रॉकेट क्या करती है, जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में रॉकेट क्या करेगी, ऊपर चली जाती है और उसकी गैसेज क्या होती हैं, नीचे के साथ रिलीज होती हैं। तो गैसेज होती हैं उसको अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, जिसकी वजह से जो रॉकेट रहता है वो क्या होता है, आसमान में ऊपर जाता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किससे रिलेट कर रहे हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट कर रहे हैं। तो फोर्स
फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। इक्वल एंड अपोजिट के लिए कौन सा साइन आ गया यहाँ पे, नेगेटिव साइन आ गया, उसको न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला। उसके बाद आपने लर्निंग आउटकम्स क्या सीखा, explain the three law of motions, describe how forces affect the moment, apply these laws on real life situations में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है हमारे पास मेजर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे हमारे फोर्स की वजह से मोशन चेंज होती है। मोमेंटम क्या होता है, मास इन मोशन, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। एक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। फोर्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने लिखा था डिवाइड बाय टाइम। इसको ऐसे भी ऐसे रिलेट किया था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने इस तरीके से रिलेट उसको किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फोर्स बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप से मोमेंटम क्या होता है, जिसको पी से डिनोट किया है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट भारी है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हैवी है, क्या है, हैवी है। हैवी है तो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हैवी ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी डाउन हो जाएगी, वो तो बहुत फास्ट नहीं मूव कर सकती है। ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास क्या है, कम है, ठीक है, कम मास वाली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकती है, बहुत स्पीड से मूव कर सकती है। ठीक है, तो कम ऑब्जेक्ट की जो मास है, कई कम ऑब्जेक्ट, कम मास की जो ऑब्जेक्ट है वो हाई स्पीड से मूव करेगी, हाई मास की जो ऑब्जेक्ट है वो कम स्पीड से मूव करेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया, अगर मास बढ़ेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और मास कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी दोनों के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास मोमेंटम क्या चीज़ है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है कि टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है तो टोटल जो मोमेंटम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगा। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। ये जो कंडीशन होती है बिफोर कोलिजन होती है, क्या होती है, बिफोर, कोई चीज़ बताती हूँ अभी कैसे टकराती है, और ये कंडीशन होती है आफ्टर कोलिजन की, क्या होती है, आफ्टर कोलिजन की। ठीक है, ये दो बोल थी, ये दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, इनके आपस में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ। ठीक है, इसने इसको टक्कर दिया और इसने इसको टक्कर दिया। ठीक है, उसकी भी अपने एक मास था और इसकी अपनी एक वेलोसिटी थी, इसका अपना एक मास था, इसकी अपनी वेलोसिटी थी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, और मास इंटू वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट का सम अगर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या आता है, सेम रहता है। इसका मतलब क्या, वहां पे जो मोमेंटम था वो क्या रहा, कंजर्व रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रिंसिपल कब अप्लाई होता है, जब ऑब्जेक्ट किस में रहती है, मोशन में रहती है, तब अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल मैंने शो किया है, देखो, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक बुलेट क्या किया जाता है, फायर किया जाता है गन से, तो बुलेट मूव फॉरवर्ड, जो बुलेट है वो आगे की साइड मूव करेगा, और जो गन है हमारा वो पीछे की साइड मूव करता है। ठीक है, किसके साइड से, विद इक्वल मोमेंटम से। यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। उसके बाद देखो यहाँ पे दिखाया मैंने, when two object interact in a single direction, जब दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब दो ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी सिंगल डायरेक्शन में, द टोटल मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द इंटरेक्शन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंट आफ्टर द इंटरेक्शन। द दो ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं,
मोमेंटम को चेंज कर रही है, मोमेंटम को यहाँ पे शो किया गया है कि बिफोर इंटरेक्शन क्या हो रहा था और आफ्टर इंटरेक्शन क्या हो रहा था। जैसे ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट उसके साथ टकरा रही है तो सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो रिटर्न बैक कर रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बॉल्स का कोलिजन हो रहा है, तो दोनों बॉल्स आफ्टर कोलिजन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे ये बॉल क्या किया, हिट किया, हिट करके क्या कर रही है, बैक डायरेक्शन में सेम ही डायरेक्शन में वापस जा रही है। बिफोर एंड आफ्टर अपनी पोजिशन क्या नहीं कर रही है, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन उसने क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे बताया कि दो व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स इन ए सिंगल डायरेक्शन, when two objects interact in a single direction, the total momentum of two objects before interaction is equal to the moment after interaction। तो यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वन डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, कंजर्वेशन मोमेंटम इन टू डायरेक्शन। If two objects interact in the two perpendicular directions, the total moment of two objects before the interaction is same as the total momentum after the interaction in the both direction। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंजर्वेशन का m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया भी था आपको, यहाँ पे दिखाया मैंने। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट देखते हैं इम्पल्स। क्या देखते हैं, इम्पल्स। ये भी एक टाइप से मोमेंटम से ही रिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम भी किससे रिलेट कर रहा है, मोमेंटम भी ना, इम्पल्स भी मोमेंटम से ही रिलेट कर रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम को यहाँ पे इम्पल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इम्पल्स बोलेंगे। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट विल रिजल्ट इन चेंज ऑफ मोमेंटम। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। तो फोर्स लगाया तो इसका क्या था, इसका मास था, और इसने क्या कर दिया, अपने फोर्स की वजह से आपने क्या कर दी, पोजीशन चेंज की, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई है। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी जब चेंज होगी तो वहां पे क्या चेंज होता है, मोमेंटम भी चेंज होता है। क्या चेंज होता है वहां पे, मोमेंटम भी चेंज होता है। ठीक है, दिस चेंज में इन्वॉल्व ए शिफ्ट इन वेलोसिटी सच एज इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पीड और चेंज इन द डायरेक्शन। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये बता रहा है मोमेंटम चेंज होने को ही, चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोला है यहाँ पे। ठीक है, मोमेंटम चेंज को ही क्या बोला है, इम्पल्स। और यहाँ पे बताया इम्पल्स को जो मोमेंटम चेंज और फोर्स इनटू टाइम है। ठीक है, उसको मोमेंटम चेंज, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी को इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। एग्जांपल कैसे हम बता सकते हैं, आपने देखा होगा कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और जब किक किया उसने तो बॉलर क्या करता है, ये कोई क्रिकेटर है। ठीक है, और उसने अपने हाथ से क्या किया, ये उसने बैट पकड़ लिया। ठीक है, क्या कर लिया, अपने बैट को यहाँ से पकड़ लिया। ठीक है, और बॉल से हिट किया, बॉल को हिट किया, बॉल को हिट किया। ठीक है, बॉल दूर गई है, और यहाँ पे क्रिकेट ने बॉल को हिट किया, बॉल क्या गई है, दूर गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बॉलिंग करने वाला खड़ा है। ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे ही बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को बहुत पीछे झुका लेता है। क्या करता है, बॉलिंग करने वाला अपने हाथ को बहुत पीछे झुका लेता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जैसे जैसे बॉल वो अपने हाथ को पीछे लेता जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, टाइम को कम कर लेता है। जैसे ही टाइम कम होगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा और उसके हाथों को कम चोट लगेगी। ठीक है, फोर्स कम हिट होगा, फोर्स कम लगेगा, उसी की वजह से इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे ही कोई क्रिकेटर क्या करता है, बैट से बॉल को हिट करता है और बॉलिंग करने वाला बॉल को कैच करता है, कैच करते टाइम अपने हाथों को बहुत ऐसे पीछे की साइड ले जाता है ताकि वहाँ का जो टाइमिंग है वो कम हो जाए। टाइम कम होने की वजह से मोमेंटम कम हो जाएगा, एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसको हिट कम होगा, फोर्स कम लगा, उसके हाथों पे चोट कम आएगी। कॉन्सेप्ट इम्पल्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है, रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट टू बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। दो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में होने चाहिए एक दूसरे के साथ। वहाँ पे हमारे पास कौन से फोर्सेस लगते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगते हैं टाइपिकली काज्ड बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट वन अनदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगते हैं। टाइपिकली लोकलाइज्ड एंड अफेक्ट्स ओनली टू ऑब्जेक्ट दैट इन द कॉन्टैक्ट। Object can be moved and made to interact with each other through actions
अब आता है कि वो फोर्सेज जहाँ विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से कुछ फोर्सेज लगते हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय द एनर्जी, लाइट, साउंड एंड मैग्नेटिज्म कैन अफेक्ट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट वंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, कौन से, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ठीक है। क्या मैग्नेटिक फोर्सेज कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स है, और यहाँ पे मस्कुलर, मस्कुलर फोर्स कौन सा है, ठीक है, कमेंट करके आप बताएंगे। मस्कुलर फोर्स जो मांसपेशियों से अपने हाथों की वजह से जो फोर्स लगता है, क्या वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबक, अगर ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और दूसरी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, ये क्या है, मैग्नेट, मैग्नेट, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेट, तो यहाँ पे ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रही थी, ये कौन सा फोर्स है, और इसमें कौन सा फोर्स है, क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कुछ हिंट मैंने आप लोगों को दिया है यहाँ पे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे, आप बताएंगे कुछ एग्जांपल्स, हम मुझे बता सकते हैं 2, 3 एंड 4 कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, यानी 4 एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, ये आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट आउट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट है कुछ रिविजन्स, क्या क्या पढ़ा हमने, रिविजन में फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है फर्स्ट, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, थर्ड में इम्पल्स पढ़ा, ठीक है, और न्यूटन्स के लॉज पढ़े, न्यूटन्स लॉज पढ़े, कौन कौन से न्यूटन्स के लॉ पढ़े, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ किसको बताता है, इनर्शिया को बताता है, और सेकंड लॉ किसको बताता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डीपी बाय टीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, डायरेक्टली का साइन लिख सकते हैं वहाँ पे, और थर्ड क्या बताया, एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमें फोर्स ऑफ 1 टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू माइन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, ये लगता है। उसके बाद आता है फोर्स, क्या होता है, जिसको फोर्स, पुश और पुल को फोर्स बोला हमने, पुश और पुल को क्या कहा, फोर्स बोला। मोमेंटम क्या बताया था, मास इनटू वेलोसिटी, और इम्पल्स को क्या बताया, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स बताया, ठीक है। जनरल नॉन में जनरली फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, और उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, जिसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, इस तरीके से 20 न्यूटन, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या कंडीशन होती है उसका, उसके पास अपना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, ठीक है, क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस से डायरेक्शन होती है। तो फोर्स के पास इस तरीके से एरो का दिखाया जाता है वेक्टर, इसको लिखा जाता है 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, ठीक है, एरो से भी शो करते हैं फोर्स ऐसे लग रहा है या फिर ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये कुछ रिवीजन था। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो केजी और मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट हो सकती है, और इम्पल्स की यहाँ पे न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होगी, इम्पल्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस किए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्स आपसे पूछा है, मास क्या होगा और एक्सेलेरेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलेरेशन, फोर्स पूछा है आपसे, मास कितना दिया है 5 kg, ठीक है, और एक्सेलेरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे शो किए हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है एक्सेलरेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन फोर्स की यूनिट को हम 10 मीटर पर सेकंड कहाँ से आ गया, 10 मीटर और किलोग्राम, ये गलत यूनिट हमने यहाँ पे गलत डिस्कस किया, यहाँ पे 10 और फोर्स की यूनिट केजी, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हम शो करते हैं उसको 10 न्यूटन, इस तरीके से हम फोर्स को लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या दिखाया हमें,
मास 10 kg है और वेलोसिटी क्या है 3 न्यूटन है, ठीक है। मास क्या है यहाँ पे 10 और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यह है 3 मीटर पर सेकेंड और मोमेंटम पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड मोमेंटम। तो मोमेंटम का तो सीधा सीधा फॉर्मूला था मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना था 3 और वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा हमारे पास है 9 आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मोमेंटम यूनिट क्या होगी मास इंटू वेलोसिटी और ये क्या होगी केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 9 kg मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बहुत इजी इक्वेशन फॉर्मूला बेस में एक्सेलेरेशन है वेलोसिटी चेंज दे रखा है आपको, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला तो यही पता है कि फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन पूछा हमारे से, क्या पूछा उसने एक्सेलेरेशन पूछा है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है 0 से 20, ठीक है, चेंज हो रही है 4 सेकंड में, ठीक है। कैलकुलेट एक्सेलेरेशन वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20, तो फाइनल वेलोसिटी 20 और इनिशियल 0 और टाइम 4। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखे हैं। फोर्स और मास इतना है, फाइंड एक्सेलेरेशन, ठीक है। फोर्स 15 न्यूटन, मास कितना है, एक्सेलेरेशन पूछा है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 10, ठीक है। यहाँ से आ जाए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, यू कैन ट्राई, ठीक है। एनी डाउट कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपको है तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर भी मैंने दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको बता दो डायमेंशंस क्या होते हैं फोर्स के। तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, और डायमेंशन में हम मास को क्या लिखते हैं m की पावर 1 और एक्सेलेरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम हमारे पास यहाँ पे। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए l आ जाएगा L1 और टाइम ऊपर जाएगा, ठीक है, L t माइनस 2, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या होता है L t माइनस 2, इसके यूनिट से भी पता चलता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया डायमेंशन, ये आ गया L t माइनस 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट में क्या आ जाएगा अच्छा, यूनिट क्या होती है फोर्स की न्यूटन, और डायमेंशंस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको। डायमेंशन ये ठीक था, ये डायमेंशन यहाँ पे मोमेंटम का पूछा था आपसे, किसका पूछा था मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का मोमेंटम, मास का केजी और इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मोमेंटम अलग होगा, मोमेंटम इसके डायमेंशन मास का हो गया m1 और वेलोसिटी का L t माइनस 1, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज कराया है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन्स के तीनों लॉज, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, इनर्शिया क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं, आशा करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। यूनिट डायमेंशन क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, कब मोमेंटम ज़्यादा लगता है, कब फोर्स ज़्यादा लगता है, ठीक है। मोमेंटम और फोर्स का आपस में कैसे कनेक्शन है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, ठीक है। किसी को कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप मैसेज हमें कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था किस पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स लॉज ऑफ मोशंस। इसका आंसर भी आप दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं फिजिकली कॉन्टैक्ट करने की वजह से, दो ऑब्जेक्ट का फिजिकली कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो फोर्सेज आ रहे हैं,
ठीक है, उनको कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। विदाउट कॉन्टैक्ट जो फोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, शॉर्ट आउट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इम्पल्स का टॉपिक अच्छे से किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट किया, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, ठीक है, क्या क्या आपने सीखा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी बता सकते हैं कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि फोर्स इनर्शिया का जो बार बार पीछे जा रहा है, इनर्शिया कॉन्सेप्ट मास से रिलेट करता है, ठीक है, किससे रिलेट करता है। इनर्शिया बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा और इनर्शिया घटेगा तो मास घटेगा। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया, हैवी ऑब्जेक्ट इनर्शिया ज़्यादा, क्योंकि हम उसको ज़्यादा उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे वो रेजिस्ट कर रहा है, अपनी मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे मोर इनर्शिया है, ठीक है। छोटा ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, वो अपनी उसकी पोजीशन को इजीली चेंज कर लेगा, तो वहाँ पे कम इनर्शिया, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनर्शिया कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ मैं। 3 लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बैलेंस्ड और इन बैलेंस्ड फोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। टग ऑफ वार जो गेम है उसके पीछे क्या साइंस है, फोर्स क्या होता है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेज क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। फोर्सेज क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे चेंज को डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और कैसे अपनी उसकी शेप को चेंज करता है। फोर्स लॉज ऑफ मोशन का जो कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए, ठीक है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। किसी कोई डाउट है तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा ये एक साइंस की सीरीज़ मैंने टीजीटी साइंस के लिए स्टार्ट की है। अगर आपको कॉन्टेक्ट पसंद आता है तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल और जो थ्योरेटिकल पोर्शन कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ कवर करूँगी। आप सीरीज़ के साथ है जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कॉन्टेक्ट पसंद आता है सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।